सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी अगर रह भी गई तो नौजवानी फिर कहां। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्पित बैच में। और अभी हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर और आज है उसका लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 6 में हम क्या पढ़ेंगे ये जानना भाई आप सबके लिए बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर को और ऑस्मोटिक प्रेशर को। पहले मैं आपको बता दूं ये जो वांट ऑफ फैक्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनके स्कूल और कोचिंग के टीचर इसको बहुत जल्दी पढ़ा देते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आता है। जब JEE और नीट एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं तो मैंने देखा ऑलमोस्ट बच्चे इसके क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जबकि इस टॉपिक में बेटा कुछ भी नहीं है, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस कंप्लीट लेक्चर को देखने के बाद, हमेशा की तरह इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद, ये जो वांट ऑफ फैक्टर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ए भैया सुनो सुनो सुनो, तुमको पूरा कॉन्फिडेंस दिलाएगा मास्टर। और तुम्हारे नीट और JEE एग्जाम में सेलेक्ट कराएगा, बोर्ड के अंदर 95+ मार्क्स लेकर के आएगा भाई मास्टर साहब। हाँ तुमको दिलवाएगा बिल्कुल। तो अपनी कुर्सी की बेटी बांध लो भाई और चलिए पढ़ना शुरुआत करते हैं आज की इस खूबसूरत से क्लास का। तो पहले समझेंगे कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, क्या मतलब है वांट ऑफ फैक्टर का। पहली बात तो कुछ बच्चे को देखा है मैंने, अंग्रेजी का नाम सुन के डर जाते हैं, कहते हैं सर जी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सर जी क्या होता है। भाई देखो नाम देख के डरना नहीं है, समझना हमारे साथ, ठीक है। पहले देखो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है। देखो भाई जैसे मान लो मैं तुमसे कहूँ कोई सॉल्यूट पार्टिकल है। अब जब भी मैं तुमसे कहता हूँ सॉल्यूट पार्टिकल तो भाई मैं कसम भगवान बता रहा हूँ बहुत बच्चों के मन में नमक आ जाता है। मतलब मैंने ये रिसर्च किया है कि जब मैं कहता हूँ कि तुम कोई सॉल्यूट के बारे में सोचो जिसको पानी में या किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर सके, तो उनके दिमाग में जानते हो क्या आता है, उनके दिमाग में आता है नमक। तो चलो मैंने नमक ले लिया, NaCl ले लिया। अब मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, जैसे सॉल्वेंट के तौर पे मैं पानी ले लेता हूँ, है ना, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जब कोई सॉल्यूट जाता है तो तुम्हें पता है ना वो टूट जाता है, अपने आयंस में टूट जाता है, बिल्कुल टूट जाता है। तो जैसे मान लो ये हमारा पानी है, ये हमारा एक सॉल्वेंट है, कोई भी सॉल्वेंट है, पानी जरूरी नहीं है। अब बेटा इसमें हमने कोई सॉल्यूट डाल दिया, लेट सपोज NaCl डाल दिया। अब ये NaCl जैसे ही सॉल्वेंट के अंदर जाएगा बेटा, मैं तुम्हें बताऊं क्या होगा, ये टूट जाएगा, है ना। तो ये जब ये टूटेगा तो किस तरीके से टूटेगा, NaCl टूट देगा अपने आप को दो पार्टिकल्स में, Na+ में और Cl- में, यानी एक पार्टिकल दो पार्टिकल्स में टूट गया। तो बेटा यही बताता है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर मतलब क्या, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूट स्प्लिट इनटू व्हेन डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में जाता है तो कितने पार्टिकल्स में डिसॉल्व हो जाता है, उसी को बोल देते हैं वांट ऑफ फैक्टर। अब जैसे NaCl है, ये दो पार्टिकल्स में डिसॉल्व हो गया, एक Na+ में और एक Cl- में, तो इसकी जो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी, इसकी जो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, वो होगी 2। क्या होगी, 2 रुपया। पहले हम लोग बचपन में ना 2 रुपया मांगते थे भाई, कि 2 रुपया दे दो हमको। तो भाई वैसे ही होता है, कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल जब किसी सॉल्वेंट में जाता है तो कितने पार्ट में टूट जाता है, कितने पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, उसी को क्या बोल देते हैं, उसी को बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। और बेटा ये जो केमिस्ट्री की दुनिया है ना, इसमें वांट ऑफ फैक्टर को I से दिखाते हैं। किससे, वो वाला I नहीं जो तुम अधिकतर यूज करते हो बेटा, वो वाला I नहीं, दूसरा I है, ठीक है। तो देखो भाई ध्यान से सुनो, तुम कैपिटल I को यूज करते हो और यहाँ पे जो वांट ऑफ फैक्टर है ना, इसको स्मॉल I से दिखाते हैं। तो यहाँ पे नोट डाल करके एक बात लिख लो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, ओहो मास्टर साहब क्या अंग्रेजी है। अच्छा यार मैंने एक चीज देखा है ना, लड़कियों की इंग्लिश बहुत तेज होती है एज कम्पेयर टू लड़के, पता नहीं क्यों यार बचपन से। मतलब तुम्हारी अगर बहन होगी, तुम लोग एक ही घर में रहते हो, साथ साथ रहते हो, बट उसकी अंग्रेजी बहुत बढ़िया दुरुस्त है और तुम्हारी इंग्लिश छी, ये मैंने देखा है यार। तो जो वांट ऑफ फैक्टर होता है बेटा, उसको स्मॉल I से दिखाते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल I। ओहो मास्टर साहब मजा आ गया। तो भाई आप एक बात देखो, कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल जब किसी भी सॉल्वेंट में जाता है तो कितने पार्ट में टूट जाता है, उसे ही बोलते हैं भाई क्या, वो है उसका I, मतलब वो है उसका वांट ऑफ फैक्टर। जैसे मान लो KCl है, अब बेटा KCl जब किसी सॉल्वेंट में जाएगा तो ये दो पार्ट्स में टूटेगा, K+ में और Cl- में। तो तुमसे पूछेंगे बताओ इसकी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, तो कहोगे एक पार्टिकल दो पार्टिकल्स में टूट गया ना, KCl 2 में टूट गया, K+ में Cl- में, तो इसकी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। सर जी बहुत मजा आ गया, जीवन का आनंद आ गया, बहुत सही बात बेटा। अब जैसे मैं तुमसे कहूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई भी सॉल्यूट जाएगा मान लो, तो भैया कितने पार्ट्स में टूटेगा, वो है उसकी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू, बस दैट्स इट।
इतना जान गए ना। जैसे NaCl 2 में टूट गया तो इसकी I की वैल्यू 2 हो गई, KCl 2 पार्टिकल्स में टूट गया तो इसकी I की वैल्यू 2 हो गई। मतलब वांट हाफ फैक्टर की एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। द वांट हाफ फैक्टर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल एब्सोल्यूट स्प्लिट इनटू व्हेन डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। आई होप तुमको क्लियर होगा। बोलो जय माता दी। आगे बढ़े क्या? बिल्कुल बढ़ सकते हैं भाई। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट। है ना? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भाई समझो। पहली बात तो इलेक्ट्रोलाइट समझो, इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। ओके ठीक है सर, समझा दूं सर। देखो भाई, एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस। एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस होता है दैट प्रोड्यूस आयंस, जो क्या देता है बेटा? जो आयन देता है। जैसे पापा रुपया देते हैं, घर देते हैं रहने के लिए, कपड़ा दिलवाते हैं, वैसे ही जो बेटा हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आयंस को देता है, आयंस को प्रोड्यूस करता है। वाह सर, कब प्रोड्यूस करता है? व्हेन डिसॉल्व इन वाटर या किसी और सॉल्वेंट में। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब वो किसी सॉल्वेंट में या पानी में जाता है तो आयंस देता है। जैसे कि NaCl बेटा एक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि वो जब पानी में जाता है तो Na+ और Cl- आयन देता है। तो उसको क्या बोल सकते हैं? इसको इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं। ऐसे पढ़ाऊं क्या? पढ़ाऊं? तो देखो भाई, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी सॉल्वेंट में या पानी में जाने के बाद आयंस को प्रोड्यूस करता है, उसे क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और भाई तुम्हें आगे चल के ना, अगर तुम फिजिक्स पढ़ोगे अभी, है ना, हालांकि मास्टर फिजिक्स भी पढ़ाता है, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए, अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी चाहते हो तुम, तुम्हारे घरों में जो बिजलियां आती हैं अभी बिजली नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, सच में बिजली की बात कर रहा हूँ, करंट की बात कर रहा हूँ। तो तुम्हारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किसकी वजह से आती है? वो जब आयंस फ्लो करते हैं ना वायर के अंदर, तब वो बिजली आती है ना। तो आयंस जब प्रोड्यूस होते हैं भाई, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब पानी में या किसी सॉल्वेंट में जाता है तो आयंस प्रोड्यूस होता है। तो आयंस प्रोड्यूस होते हैं ना, तो वो सोल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि आगे चल के तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए आयंस की जरूरत पड़ती है। अब भाई इलेक्ट्रोलाइट जब पानी में जाता है तो आयंस प्रोड्यूस कर देता है, इसी वजह से उस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। तो ये भी बात सच है भाई, है ना, अलाइंग दिस सोल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पर मुद्दा क्या है? हमें इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आयंस प्रोड्यूस करता है, बस दैट्स इट। अब भाई कुछ तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जितने भी इस दुनिया में इलेक्ट्रोलाइट है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया कौन कौन? एक तो हमने कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भाई, हाँ, एक को कहा हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओ मास्टर साहब, एक को कहा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। मतलब पूरे इलेक्ट्रोलाइट के समूह को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को बोल दिया भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक को बोल दिया वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक को बोल दिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब एक सवाल उठता है, सर जी बहुत सवाल करते हो, एक सवाल उठता है यार कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो भाई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट्स हो जाए। कंप्लीटली डिसोसिएट मतलब जैसे मान लो NaCl है, अगर टूट के बन जाए Na+Cl-, मतलब ये पूरी तरीके से टूट गया ना, पूरी तरीके से टूट गया ना। तो जब कोई चीज पूरी तरीके से टूट जाता है, अभी इसका फील तुम्हें आगे मिलेगा बेटा, फील तुम्हें चाहिए ना, तुमको तो हर जगह फील चाहिए होता है। तो बेटा फील के बिना तो तुम्हारा कुछ होता ही नहीं है, तुमको फील होना चाहिए, हर चीज तो तुम्हें फीलिंग से चलती है ना। तो भाई वैसे ही जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है बेटा, किसमें? अपने आयंस में। किसके अंदर? जब कोई इलेक्ट्रोलाइट किसी सोल्यूशन के अंदर जाता है तो अगर वो कंप्लीटली टूट जाता है, पूरी तरीके से टूट जाता है, तो उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसके एग्जाम्पल आप लोग लर्न कर सकते हो, है ना, अभी के लिए लर्न कर लो यार। NaCl हो गया, HCl हो गया, KOH हो गया। अब भाई इन सबको जब आप पानी में डालोगे ना, तो जैसे ये पानी में जाएंगे तो जितना NaCl होगा खटाक से टूट के Na+Cl- बना देगा, जितना HCl होगा खटाक से टूट के H+Cl- बना देगा, जितना KOH होगा, मतलब सब अपने अपने आयंस में टूट जाएंगे भाई साहब, खटाक पूरी तरीके से। जब कोई डिसोसिएट हो जाए ना कंप्लीटली, ओहो, कंप्लीटली फॉल इन लव, वाओ। तो ऐसे ही बेटा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये पूरी तरीके से अपने आयंस में टूट जाता है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कौन कौन हो सकते हैं सर? NaCl हो सकता है, HCl हो सकता है, KOH हो सकता है। क्या इतना ही? बहुत सारे हैं, पर इतना याद कर सकते हो बस। ओके सर। फिर बात होती है सर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं भाई? देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो पूरी तरीके से नहीं टूटते हैं, ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। इनके अंदर बेईमानी होती है, ये कहते हैं हम आयंस तो बनाएंगे पर पूरी तरीके से नहीं टूटेंगे मालिक, पूरी तरीके से नहीं टूटेंगे। तो भाई जो कंप्लीटली टूट जाता है,
हालांकि आयंस ये भी बनाते हैं पर पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं करते हैं। आयंस बनाते हैं पर पार्शियली डिसोसिएट करते हैं। जो पूरी तरीके से टूट के आयंस बनाते हैं उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो पार्शियली डिसोसिएट करे उसे बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि एसिटिक एसिड। भाई साहब एसिटिक एसिड पानी में जाता है ना, आयंस तो बनाता है लेकिन अपने आप को पूरी तरीके से नहीं तोड़ता है। तो ये बात याद रखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है कौन, एसिटिक एसिड। ऐसे NH3 को भी क्या बोलते हैं बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, नॉन मतलब नो, तो ये बेटा आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, है ना। तो जब ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो उसको बोल देते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज और यूरिया, मतलब जितनी ऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं क्योंकि ये अपने आयंस में नहीं टूटते हैं। ठीक है, तो बात याद रखना। हमने कहा इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जो पूरी तरीके से टूट जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो पार्शियली डिसोसिएट होता है उसे बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो टूटता ही नहीं है उसे बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि ग्लूकोज और यूरिया। वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन आता है, एसिटिक एसिड। अब चलो भाई एक सवाल उठता है, सर ये जो आपने वॉन हॉफ फैक्टर बताया है कि कोई पार्टिकल्स कितने पार्टिकल में टूट जाता है, जैसे NaCl है, NaCl 2 में टूट गया, Na+Cl-, तो बेटा इसकी I की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी वॉन्ट हॉफ फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो एक सवाल उठता है, सर ये आप वॉन्ट हॉफ फैक्टर पढ़ाते क्यों हो, क्यों पढ़ाते हो सर वॉन्ट हॉफ फैक्टर, और इस सॉल्यूशन चैप्टर में सर वॉन्ट हॉफ फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। भाई मान लो हमारे पास में एक बीकर है, क्या है भाई, बीकर है। ओके सर बीकर है, इसमें बेटा मान लो मैंने पानी ले लिया। जी मास्टर साहब आपने क्या ले लिया, इसमें आपने पानी ले लिया। अब भाई जब इसमें हमने पानी ले लिया और मान लो इसके अंदर हमने डाल दिया है 1 मोल NaCl, क्या डाल दिया बेटा, 1 मोल NaCl डाल दिया। जी सर डाल दिया आपने 1 मोल NaCl। अब ये मान लो जो पानी है इसकी जो मोलालिटी है, मोलालिटी पता है ना, ध्यान, इसके मोलालिटी जो है मान लो वो 1 है। इसकी मोलालिटी कितनी है बेटा, इसकी मोलालिटी 1 है, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 1 kg वाटर है। चलो ऐसा मैं बोल दे रहा हूँ कि हमारा 1 kg वाटर है। तो 1 किलो पानी में मान लो हमने 1 मोल नमक डाल दिया। क्या डाल दिया, नमक। कितना, 1 मोल। तो 1 मोल नमक डाल दिया। 1 मोल मतलब 1 मोल नमक डाल दिया 1 किलो पानी में। हाँ वाह मास्टर साहब। अब बेटा जैसे ही मैं नमक को डालूंगा तो तुम्हें पता है ना सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। किस पे डिपेंड करती है बेटा, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट कितने हैं भैया, सॉल्यूट कितना है किसी सॉल्यूशन में, इस पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इसे बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कितने तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया था, 4। कौन कौन सा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, और मैंने क्या पढ़ाया था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 तरीके की हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। तो बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे मान लो 1 किलो पानी लिया, उसमें मैंने 1 मोल नमक डाल दिया। अब मैं तुमसे एक सवाल करूं, मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूं, तुम मुझको बताना, तुम मुझसे बताओ कि बताओ मुझको बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जिसको याद है उसको बता दो, जिसको नहीं याद है बेटा याद रखना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला होता है Kb/m। क्या होता है बेटा, Kb/m। ठीक है, ये फार्मूला हमने पढ़ा है किसका, ये फार्मूला हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। ये क्या है बेटा, किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस केस में आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो पहली बात वाटर है, तो वाटर की Kb की वैल्यू तो क्या रहती है, फिक्स रहती है। Kb की वैल्यू जो वाटर की होती है बेटा वो तो फिक्स रहती है। हाँ तो सर ये तो रहेगा Kb, और इसकी मोलालिटी कितनी हो जाएगी, मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, ये तो 1 है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, ये भी 1 है। तो बेटा जो हमने थ्योरेटिकली ये जो हमने Tb की वैल्यू निकाली है कैसे निकाली है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली है ना, कि भैया जो थ्योरेटिकली जो हमने निकाला Tb की वैल्यू, तो डेल्टा Tb हो गया Kb/1/1, ये आ गया। पर बेटा मैं तुमसे पूछूं, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं डेल्टा Tb = Kb/m, ये क्या है, ये तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है ये तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना,
सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती, बिल्कुल आपने पढ़ाया है। तो बेटा अगर मैं तुमसे इस केस में पूछूं कि मुझे आप बताओ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, तो थ्योरेटिकली आप यही तो बताओगे कि सर डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है केबी इंटू 1/1। केबी की वैल्यू तो गिवन होती है। मोलारिटी कैसे निकालते हैं, 1 मोल सॉल्यूट है 1 किलो पानी में है तो 1/1 हो गया। तुमने बेटा डेल्टा टीबी की वैल्यू ये निकाली। अब सुनो क्या हुआ। अब बेटा क्योंकि ये हमारा जो नमक है ना ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आप ध्यान दो यहां से मुद्दा शुरू होता है। निकाला तो तुमने ये है पर ये बेटा ये गलत है, एक्सपेरिमेंटली इसको गलत मानते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, वही मैं बता रहा हूँ क्यों गलत है, मैं आपको समझाता हूँ। बेटा इसके अंदर आपने नमक डाला है ना, बिल्कुल सर। तो नमक क्या है, NaCl क्या है, ये बेटा एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रोलाइट है। और जैसे ही ये पानी के अंदर जाएगा, तुमने अभी पढ़ा है कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइट पानी के अंदर जाता है तो अपने आयंस में टूट जाता है, बिल्कुल टूट जाता है। तो बेटा ये जैसे NaCl, ये क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, अब ये पानी में गया, अब जैसे ये पानी में जाएगा ना ये टूट जाएगा किसमें बेटा, Na+ में और Cl- में, है ना। तो आपने देखा एक पार्टिकल 2 पार्टिकल्स में टूट गया, है ना। एक सॉल्यूट 2 सॉल्यूट में टूट गया। देखो देखो देखो, मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक पार्टिकल्स NaCl 2 पार्टिकल्स में टूट गया ना, एक Na+ आयन बन गया, एक Cl- आयन बन गया। मैं सच कह रहा हूं। तो एक पार्टिकल 2 पार्टिकल्स में टूट गया। तो मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे वॉन टॉप फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, I की वैल्यू कितनी होगी, तो होगी 2। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे, 1 थे। पर अब जब ये बेटा जाएंगे तो 1 मोल Na+ बन जाएगा, 1 मोल Cl- बन जाएगा। अब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो 2 हो जाएंगे। तो जब हम एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे ना डेल्टा टीबी, एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे तो हम देखेंगे केबी तो सेम रहेगा। और मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब जैसे ही NaCl जाएगा पानी के अंदर, ये टूट जाएगा बेटा अपने आयंस में, तो 1 मोल Na मिलेगा, 1 मोल Cl- मिलेगा। तो मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे 2 सॉल्यूट्स हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 हो जाएगा, अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन वाटर ये तो 1 है। तो बेटा एक्सपेरिमेंटली जो डेल्टा टीबी की वैल्यू आएगी वो तो आएगी 2/1। और हम क्या सोच रहे थे, थ्योरेटिकली हम सोच रहे थे कि भाई NaCl है, ये 1 मोल NaCl है, तो 1 मोल NaCl मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg, तो इसकी मोलारिटी हो जाएगी 1/1। नहीं, पर बेटा NaCl तो इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ वॉन टॉप फैक्टर। तो जब आप जाओगे ना, जब इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाता है तो टूट जाता है, तो यानी यहाँ पे 1 मोल NaCl 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- में टूट गया, यानी 2 पार्टिकल्स में टूट गया। तो बेटा अब इसके 2 मोल हो जाएंगे पानी के अंदर, 1 मोल Na+ का, 1 मोल Cl- का। अब जब आप डेल्टा टीबी निकालोगे तो केबी इंटू 2/1 आ जाएगा। तो मतलब आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, थ्योरेटिकली एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कुछ और है, एक्सपेरिमेंटली एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कुछ और है। मतलब थ्योरेटिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हें कुछ और मिल रही है, एक्सपेरिमेंटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हें कुछ और मिल रही है। इसी वजह से हम क्या पढ़ते हैं, इसी वजह से हम पढ़ते हैं वॉन टॉप फैक्टर, ताकि ये जो डिस्क्रिपेंसी हुई है ना, इसमें जो चीज़ें इधर उधर हुई हैं, जो इसमें घटाव बढ़ाव हुआ है उसको ठीक कर सकें, है ना। इसको ठीक करने के लिए जो चेंज आया है ना, थ्योरेटिकल वैल्यू को ठीक करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, वॉन टॉप फैक्टर पढ़ते हैं। तो जो वॉन टॉप फैक्टर है, पहले समझ लो यार, पहले समझ लो, पूरी कहानी को समझ ले फिर भाई, पूरी कहानी को समझ ले, तुम्हें मजा आ जाएगा। क्या मैं बोलना चाहता हूँ भाई, हम ये कहना चाहते हैं कि जो आयोटा है, आई मतलब वॉन टॉप फैक्टर वाज गिवन टू रिमूव, इसको क्यों दिया गया था, ताकि जो गड़बड़ी हुई है ना, इसको ठीक किया जा सके। किसमें, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच में जो डिस्क्रिपेंसी है उसको ठीक करने के लिए किसको दिया गया है, उसको ठीक करने के लिए दिया गया है आयोटा को, यानी वॉन टॉप फैक्टर को। वॉन टॉप फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं, आई को आयोटा बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो आई है ना, वॉन टॉप फैक्टर है, इसको इसीलिए दिया गया है, ये जो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में डिस्क्रिपेंसी आ रही है ना, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में डिस्क्रिपेंसी आती है, उसको ठीक करने के लिए हमने क्या बनाया है बेटा, हमने बनाया है वॉन टॉप फैक्टर, ठीक है। अब कैसे ठीक करते हैं मैं आगे समझाऊंगा, पर देखो ना भाई, हम लोग ना जब 1 मोल NaCl की वजह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं ना, तो हम ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि NaCl जब जाएगा ना तो वो 1 मोल से 2 मोल में टूट जाएगा, 1 मोल Na+, 1 मोल Cl-। तो थ्योरेटिकल वैल्यू तो हमें ये मिलती है, पर एक्सपेरिमेंटली जब हमें आइडिया है इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, अब हम निकालेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बेटा वैल्यू कुछ और मिलेगी, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए वॉन टॉप फैक्टर पढ़ते हैं भाई, बिल्कुल। अब वैल्यू ऑफ आयोटा इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब ये सब चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयोटा की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन पढ़ा है, पहले हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा है NaCl। तो भाई जैसे NaCl है, अब NaCl मान लो टूट गया Na+ में और Cl- में, तो भाई ये कंप्लीटली टूट गया ना, तो जब पूरी तरीके से टूट गया तो इसमें हमें इसकी आयोटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2।
भाई कोई भी सॉल्यूट कितने पार्टिकल्स में टूट जाता है, वो उसकी आयोटा की वैल्यू होती है। ऐसे में तुमसे कहूँ, एक हमने पढ़ा है KOH, KOH भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये जब पानी में जाएगा तो टूट जाएगा K+ में, OH- में। इसके केस में आयोटा की वैल्यू कितनी होगी, वांट ऑफ फैक्टर की 2, क्योंकि ये आयोटा वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, कोई पार्टिकल्स कितने पार्टिकल में टूटता है ना। बोलो यही तो पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो यही सारी चीजें तो हम लोगों ने पढ़ा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें हो गई हैं। ऐसे ही HCl होता है बेटा, HCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो HCl की बात करूं, HCl भी टूटेगा तो ये टूटेगा H+ में, Cl- में, यानी 2 पार्टिकल्स में टूट जा रहे हैं, तो आयोटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयोटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब बात करते हैं कि सर ये जो वांट ऑफ फैक्टर है इसकी वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कितना होगी, जो I की वैल्यू है, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कितना होगी, है ना। तो उसको आइए देखते हैं कैसे देखेंगे। तो पहले हम इसके लिए देखो भाई, देखो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका मतलब, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि वो पूरी तरीके से नहीं टूटा है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि वो कितना टूटा है। जैसे मान लो PCl5 है, तो PCl5 जब टूटता है तो बेटा ये टूट जाता है PCl3 में और Cl2 गैस रिलीज करता है। तो बेटा पहली बात तो ये है कि मान लो 1 मोल PCl5 है, मान लो ये 1 मोल PCl5 है, इसमें से 0.2 मोल टूट गया। PCl5 पूरे तरीके से नहीं टूटा, 1 मोल PCl5 में से 0.2 मोल PCl5 टूटा। तो बेटा इसकी डिसोसिएशन कितनी हुई, इसकी डिसोसिएशन तो 0.2 मोल हुई ना, 0.2 ही मोल तो टूटा इसका 1 मोल से। तो इसकी डिसोसिएशन कितनी हुई, इसकी डिसोसिएशन हुई 0.2। तो देखो यार, अब ये पूरी कहानी को मैं समझ, खिचड़ी नहीं पकनेगा, मैं पूरी कहानी समझाता हूँ। तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट ना पूरी तरीके से नहीं टूटता है। अब इसमें हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि देखो ये 2 पार्ट्स में टूटा है तो उसकी I की वैल्यू 2 होगी ना, हमें थोड़ी पता है, पूरी तरीके से थोड़ी टूटा है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो सीधा देख के बता देते हैं कि 2 पार्ट्स में टूटा तो I की वैल्यू 2, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट तो पूरी तरीके से नहीं टूटता है। तो अब इसमें I की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, है ना, इसमें I की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बताती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को केमिस्ट्री के अंदर अल्फा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, अल्फा से, है ना, अल्फा बैच याद है तुम लोगों को। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे दिखाते हैं, अल्फा से दिखाते हैं। ये हमको बताता है कि कितना सब्सटेंस टूट रहा है, ब्रेक कर रहा है आयंस के अंदर। हमको ये बताता है कि भाई जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से कितना सब्सटेंस टूट गया, है ना। जैसे 1 मोल लिया, उसमें से कितना टूटा, तो वही जो उसकी अल्फा की वैल्यू होगी और उसी हिसाब से I को हम बता देंगे। उसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास, है ना, इसी फार्मूले से हम आयोटा की वैल्यू को बता देते हैं। पर बेटा ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है ये हमको ये बताती है कि कोई सब्सटेंस कितना टूटा है ना, जब वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ है ना, जैसे कि वाटर, ठीक है। तो अल्फा हमको ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है ना, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना टूटा है, वो उसका अल्फा है। जैसे मान लो PCl5 है, तो PCl5 का 1 मोल था, अभी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ। कैसे जान पाएंगे, तो वो रिवर्सिबल साइन बना है, इसका मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है। तो मान लो इसके 1 मोल हमने लिया, 1 मोल में से 0.2 मोल ही टूटा, तो इसकी अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0.2, क्योंकि 0.2 ही मोल टूटा है ना। तो PCl5 कितना बच जाएगा 0.8 मोल, समझ रहे हो। तो PCl5 पूरी तरीके से नहीं टूटा, इसका 0.2 मोल टूटा। तो कितना PCl5 टूटा, कितना PCl5 ब्रेक किया जब ये पानी में गया, किसी सॉल्वेंट में गया, उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं उसकी डिसोसिएशन की वैल्यू, यानी अल्फा, क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसके 0.2 मोल टूटा, 1 मोल था उसमें से 0.2 मोल टूटा, तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी हो जाएगी, 0.2। तो बेटा आपको ये बात समझनी है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से नहीं टूटता है ना, तो इसके लिए ना हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ते ही हमको बता देता है कि कितना टूटा है, ठीक है। अब इसके केस में अब आपको अल्फा की वैल्यू गिवन होगी, आपसे बोलेंगे कि 0.2 मोल टूटा या 30% टूटा, 30% मतलब 3 है ना, तो उससे आप पता लगा लोगे। तो अल्फा की वैल्यू आपको गिवन होती है कि भाई अल्फा इतना है, और तो इसके केस में आप आराम से बता सकते हो भाई कि हमारी आयोटा यानी I की वैल्यू कितनी होगी। अभी उसका मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं आपको उसका क्वेश्चन करा दूंगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप कैसे बता सकते हो। बोलो पक्की बात है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे मान लो मैं तुमसे बोल दूं CH3COH है, तो CH3COH एसिडिक एसिड है बेटा, ये जब टूटेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो किस में टूटेगा, ये टूटेगा CH3COO-
और H प्लस में। तो बेटा मैं तुमसे ये कहूँ कि इसकी अगर अल्फ़ा की वैल्यू लेट सपोज 1 है, कितनी है, या 0.1 है, चलो बताओ अगर इसकी अल्फ़ा की वैल्यू 0.1 है तो बताओ इसका वॉन टॉप फैक्टर कितना होगा। तो उसके लिए एक फार्मूला लर्न कर लो, अल्फ़ा इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 n माइनस 1। n का है बेटा कितने पार्टिकल्स में टूट रहा है, तो 2 पार्टिकल्स में टूट रहा है ना, तो इसकी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0.1, आयोटा माइनस 1, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, n की 2 पार्टिकल्स में टूट रहा है ना, CH3CO माइनस H प्लस, तो 2, यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो बेटा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो आयोटा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1.1। कितनी आ जाएगी आयोटा की वैल्यू, आई की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे इसकी जो आई की वैल्यू आएगी, ये जो आई है, आई की वैल्यू जब आप सॉल्व कर लोगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1.1, यानी इसकी आयोटा की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी आयोटा की वैल्यू यानी इसकी वॉन टॉप फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 1.1। तो यहाँ पे डायरेक्ट देख के हम नहीं बता सकते हैं कि 2 पार्टिकल्स में टूट रहा है तो आयोटा की वैल्यू 2 है, नहीं, पूरी तरीके से थोड़ी टूट रहा है। तो इसके लिए ना हम एक फार्मूला बना दिए कि भाई अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है उस केस में अगर आपको आयोटा की वैल्यू पता करनी है तो ये फार्मूला लगाओ, अल्फा इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 अपान n माइनस 1। भाई ध्यान से सुनते रहो, तुम्हें काफ़ी मजा आएगा। अब एक सवाल उठता है सर कि आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमको आयोटा की वैल्यू यानी वॉन टॉप फैक्टर की वैल्यू निकालना सिखा दिया, पर क्या जरूरत है सर इसकी। तो हमने कहा जो आप थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में गड़बड़ी देखते हो उसको ठीक करने के लिए हम लोग आयोटा को पढ़ते हैं, यानी वॉन टॉप फैक्टर को पढ़ते हैं। कैसे ये ठीक करता है भाई, आओ देखते हैं। जैसे आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरे साथ पढ़ी है, आपने पढ़ा होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है भाई, ये होता है पी नॉट ए माइनस पी ए अपन पी नॉट ए इक्वल टू काई बी। ये क्या होता था भाई, ये होता था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब आप इस केस में मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट आ गया, तो इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा तो उसमें आयोटा भी तो आ जाएगा। भाई इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस में टूटेगा, कितने आयंस में टूटेगा वो उसके आयोटा की वैल्यू होगी। तो एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकल वैल्यू में जो चेंज हुआ उसको चेंज को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रोलाइट आता है तो आयोटा से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब जो हमारी वैल्यू होगी वो हमको एग्जैक्ट ठीक वैल्यू मिलेगी, जो गड़बड़ी हुई है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम करते हैं। ऐसे ये तो हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपने पढ़ा है डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी इंटू एम, है ना, के बी इंटू एम। अब अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट आ गया तो ऑब्वियस सी बात है थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में चेंज आ जाएगा, उसको ठीक करने के लिए उसको आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। अगर भाई आपने पढ़ा है फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसके लिए भी क्या करते हैं भाई, ये होता है के एफ इंटू एम, है ना। तो इसको भी ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब जो हमारी वैल्यू होती है हमको ठीक ठीक वैल्यू मिलती है। तो आयोटा यानी वॉन्ट ऑफ फैक्टर बेसिकली इसलिए पढ़ते हैं जो हमारी एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू में चेंज आया है उसको हम लोग ठीक कर सकें। ठीक है भाई, पक्की बात है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वॉन्ट ऑफ फैक्टर, है ना। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे क्लास में एक मैम पढ़ाती थी जिनका नाम है स्वाति मैम। स्वाति मैम भाई बच्चों के लिए खौफनाक थी। मतलब मुझे याद है भाई, आज तक मुझे मेरे स्कूल लाइफ में किसी इंसान ने इतना परेशान नहीं किया जितना स्वाति मैम ने परेशान किया था। वो केमिस्ट्री पढ़ाती थी भाई, और केमिस्ट्री पढ़ाती नहीं थी, वो केमिस्ट्री रुलाती थी यार। बेसिकली मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, वो रुलाती थी यार, बहुत परेशान करती थी भाई। थोड़ा सा पढ़ाएं फिर कहें कॉपी चेक कराओ। अब भैया पहली बात तो स्टाइल से आती थी, एकदम ऐसे आती थी, है अभिषेक हेलो स्प्रिंग हाउ। अब वो भाई अंग्रेजी बोलता था तो उससे बातचीत करती थी। अब ब्लेसिंग करवाना, ब्लीचिंग करवाना, तो पता नहीं क्या क्या करवाने की बातें होती थी। पढ़ाती बढ़िया थी, खैर बहुत अंग्रेजी बोलती थी भाई। अब एक दिन हुआ कि स्कूल में सबकी कॉपी चेक होगी, तो मैंने कहा भाई ठीक है कॉपी चेक होगी। अब मैं कॉपी तो बनाता नहीं था, तो बोली कॉपी चेक होगी। मैंने कहा यार अब क्या करें, एक तो उस टाइम पे 9th क्लास की बात है, तो 9th क्लास में भाई 3 चैप्टर हो गया था केमिस्ट्री का। अब एक भी चैप्टर की कॉपी मैंने नहीं बनाया, और उस टाइम पे ये होता था कि कॉपी पे कवर चढ़ा होना चाहिए, और भैया वो जाएगी मैनेजर सर के पास और मैनेजर सर उसको देखेंगे, फिर फाइनली मुहर वुहर लगेगा। अब हम बहुत डर गए और घर से बाहर हम रहते थे, तो हमने कहा अब कोई जुगाड़ नहीं है, क्योंकि 3 दिन से मैम वार्निंग दे रही हैं, तो कॉपी तो जमा करना पड़ेगा। अब क्या करें, अब लिखा उखा हो कुछ तभी तो जमा करें। तो हमारे पास कोई तरीका ही नहीं था कि कैसे बचे भाई। तो हमने दिमाग लगाया, हमने सोचा एक काम करते हैं, लाओ अपने सर को दर्द कराते हैं। जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो हम लोग क्या कहते हैं, हमारा सर दर्द कर रहा था। हाँ तो भाई हमने यही घर पे बता दिया कि मम्मी हमारा सर बहुत दर्द कर रहा है, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो ठीक है भैया, छुट्टी हो गई। अब भैया शाम को आता है मैनेजर सर का कॉल घर पे
कि आपके बच्चे की जो है कॉपी नहीं जाए, कॉपी नहीं बनाता लड़का, इसको कल स्कूल में भेजिए। अब भैया वही बात है, रात की बात है, मैं अपने दोस्त के पास गया, उस टाइम पे उसका नाम था सिद्धार्थ भारद्वाज। तो मैं सिद्धार्थ भारद्वाज के पास गया और मैंने कहा भाई कॉपी दे दे। तो कॉपी दिया भाई, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत सीधा। तो उसने कॉपी दिया। अब मैं उस कॉपी को लिखा भाई, पूरा बैठ के पूरी रात लिखा। अब भाई कितना लिख लेता बताओ तुम, 50 पेज। तो मैंने 40-50 पेज तो लिख डाला। और इतना लिखवाती थी मैम आती थी ऐसे बैठ जाती थी, ऐसे बैठ जाएंगी। अब बैठ गई और फिर डिक्टेट कर रही है, बच्चे लिखते रहते थे, कुछ होता था तो समझा देती थी भाई। इतना लिखवा दी कि मैं लिखते लिखते हालत ख़राब हो गई और मेरी कॉपी भैया कंप्लीट नहीं हुई। और स्वाति मैम को इनकम्प्लीट कॉपी से बहुत प्रॉब्लम थी। अब मैं तो भाई डर गया। मैं गया स्कूल में तो सब लड़कियां लोग हमारी क्लास की बहुत एक्टिव रहती थी। पहले ही अपना कॉपी वॉपी बना के कवर नेम स्लिप लगा के भाई सब एकदम टॉप पे रहती थी। इन लोगों का काम हमेशा कंप्लीट रहता था। अब भैया ये सब देख रहा हूँ मैं, जितनी भी लड़कियां हैं, जितने भी लड़के हैं, मेरे सारे दोस्त लोग सब अपनी अपनी कॉपी जमा कर रहे हैं और मैं एकदम कॉर्नर पे बैठा हुआ था। अब भगवान से मिला रहा हूँ, हे भगवान हमको बचा लो, आज बच जाए तो प्रसाद चढ़ा देंगे। धीरे धीरे सबकी कॉपी जमा होती है। मैम धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, मेरी सीट तक पहुँचती हैं। कहती हैं आशुतोष गिव मी योर कॉपी। तो मैं कहता हूँ मैम कॉपी तो मैं भूल गया हूँ। तो बोले कॉपी भूल गया हो? मैंने कहा हाँ मैम। बोले बैग चेक कराओ। बैग चेक हुई, नीचे से निकली केमिस्ट्री की कॉपी। तो मैम ने मुझे ऐसे देखा, आई कांटेक्ट हुआ स्वाति मैम से। अब मैं भाई डर गया। अब वो देखी मुझको, उसके बाद में इतनी तगड़े नज़र से देखी भाई साहब, यहाँ पे दर्द होने लगा। हम सोचे भाई बचेंगे नहीं, अब नहीं बचेंगे भाई। कॉपी चेक किया, देखा भाई उसमें हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट था, 3 चैप्टर मैम ने करा था, तीसरा चैप्टर बहुत बड़ा था भाई, इज मैटर अराउंड अस प्योर वाला। अब भाई साहब हम फंसे। मैम ने उठाया, थप्पड़ मारा, ऐसे मारा तो धीरे से, पर लड़के लोग जानते हैं ना, बेइज्जती हो गई मेरी। तो भाई साहब वो खौफ मैं अभी भी नहीं भूलता हूँ। दी लिगेंड स्वाति मैम, और मुझे ही नहीं पीटा है मैम ने, न जाने कितने बच्चों को पीटा है। उनकी एक लड़के से बहुत बनती थी, उसका नाम था स्प्रिंग, है ना, उससे उन मैम की बहुत बनती थी। पता नहीं क्या था उस इंसान के अंदर, बातें उनकी होती थी, काफ़ी अच्छा लड़का था वो भी, है ना। तो उन लोगों में अच्छी बनती थी। बाकी भाई ये हो गया था कि स्वाति मैम क्लास के अंदर आएंगी तो मुझे बहाने करके क्लास के बाहर चला जाना है, ऐसा होता था भाई। चलो तो आइए क्वेश्चन करते हैं। नीट 2015 का क्वेश्चन है भाई साहब, नीट 2015। ओ मास्टर साहब, क्वेश्चन है which of the following electrolytes will have the same value of Van Hoff factor iota as that of Al2SO4 का हेल्थ वाइज। मतलब ये कहना चाहते हैं कि बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है जिसमें मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो वैल्यू Al2SO4 का होल थ्राइस की आयोटा की है, बताओ इसमें से चारों ऑप्शन में से आयोटा की वैल्यू इसके बराबर किसकी है। तो पहले हम कहेंगे पहले इसकी आयोटा की वैल्यू निकाल लो वॉन हॉफ फैक्टर की। तो बेटा पहले तो आपको तोड़ना आना चाहिए। जब ये Al2SO4 का होल थ्राइस टूटेगा तो कैसे टूटेगा, देखो 2 एल्यूमिनियम है ना, तो 2 एल्यूमिनियम है, तो 2 एल्यूमिनियम लिख दो। SO4 कितने हैं बेटा, 3 SO4 हैं, तो 3 SO4 लिख दो। ओके सर। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना आता है बेटा, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ ना, एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3, SO4 पे कितना चार्ज होता है -2। भाई ये सब तोड़ना तो सीखा होगा ना। अब तुम बताओ यहाँ पे एक Al2SO4 का होल थ्राइस कितने पार्टिकल्स में टूट रहा है, 2 एल्यूमिनियम 3+ में और 3 SO4 2- में। मतलब यहाँ पे 2 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल SO4 2-। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो इसकी आयोटा की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आयोटा की वैल्यू हो जाएगी 5। क्यों, क्योंकि 2 मोल एल्यूमिनियम बन रहा है और 3 मोल SO4 2- बन रहा है, आयोटा की वैल्यू तो 5 हो जाएगी ना। एक पार्टिकल्स कितने पार्टिकल्स में टूट रहा है, तो 1 मोल Al2SO4 2 मोल एल्यूमिनियम दे रहा है, 3 मोल SO4 2- दे रहा है। तो बेटा 2 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल SO4 2- 3 और 2 5, यानी आयोटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब देखो इसमें से किसकी आयोटा की वैल्यू 5 है, जरा देखो भाई K3PO4 है, तो K3PO4 की अगर हम बात करें, इसको हम तोड़ेंगे तो देखो 3 पोटेशियम है, तो बेटा 3K+ हो जाएगा। और PO4 पे कितना होता है 3-। PO4 कितना है, PO4 तो अकेला है, तो PO4 पे हो जाएगा 3-। तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयोटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे तो आयोटा की वैल्यू 4 आएगी। देखो 1 मोल K3PO4, 3 मोल पोटेशियम, 1 मोल PO4 माइनस, मतलब टोटल 4 पे टूट रहा है, तो आयोटा की वैल्यू हो जाएगी 4। अब हमने कहा
किसकी, जिसकी एओटा की वैल्यू 5 आ जाएगी वही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब CaCl2 को देखते हैं भाई, तो अगर आप CaCl2 को देखो तो Ca पे आ जाता है 2+ और 2 Cl हैं तो इस पे आ जाएगा 2Cl माइनस, तो ओवरऑल ये भी नहीं होगा, है ना, CaCl2 भी नहीं होगा, चाहे आप तोड़ के देख लो। फिर आता है AlCl3, तो AlCl3 भी नहीं होगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन होगा, तो इसी को मैं कर देता हूँ ऑप्शन नंबर C, Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो देखो 2 Fe हैं तो 2 Fe बन जाएगा, और Fe पे चार्ज कितना आएगा 3 + 3, ओके। SO4 पे चार्ज कितना आएगा, SO4 कितना है 3, तो 3SO4 हो जाएगा, देखो 3SO4 है ना, तो 3SO4, SO4 पे चार्ज कितना आएगा 2-, तो बेटा यहाँ पे 2 Fe बना और 3SO4 2- बना, तो यहाँ पे एओटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एओटा की वैल्यू 5 हो जाएगी, यानी 1 मोल Fe2SO4 3, 2 मोल Fe+3, 3 मोल SO4 माइनस, मतलब 2 Fe और 3 SO4, यानी टोटल एओटा की वैल्यू 5 आ गई। तो बेटा Al2SO4 का होल थ्राइस में एओटा की वैल्यू 5 है और Fe2SO4 का होल थ्राइस में भी एओटा की वैल्यू 5 है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो कितना आसान सवाल था। क्वेश्चन पूछा था कि बताओ इसमें से कौन वो बला है, कौन वो ऑप्शन है जिसकी एओटा की वैल्यू सेम है एज दैट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस। आगे बढ़ते हैं भाई, जेईई मेंस का ये सवाल है भाई, जल्दी से उड़ा दो, इजी लेवल का क्वेश्चन है भाई। अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर, भाई देख रहे हो सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी दी गई है 0.1 मोलर, है ना, और कह रहे हैं कि BaNO3 का होल ट्वाइस जो है, BaNO3 का होल ट्वाइस इज 100% आयोनाइज्ड इन वाटर, व्हाट इज द वांट हाफ फैक्टर। कह रहे हैं भाई इसकी वांट हाफ फैक्टर कितनी होगी, है ना, इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर ये 100% आयोनाइज हो गया। तो भाई साहब अगर ये 100% आयोनाइज हो गया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि Ba टूट गया होगा। देखो भाई अगर ये 100% आयोनाइज है तो इसका मतलब क्या है, इसको जो हम तोड़ेंगे तो Ba पे चार्ज आएगा +2, ओके सर, और कितना NO3 है, 2 NO3 है ना, तो 2 NO3, इस पे चार्ज आएगा -1, ठीक है। तो भाई साहब आप देख रहे हो, आप देखो कि कितने मोल्स में टूट गया, 1 मोल BaNO3 का होल ट्वाइस टूट गया 1 मोल Ba+2 में और 2 मोल NO3 -1 में, यानी 1 मोल Ba 2 मोल NO3, आयोटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो बेटा अगर ये 100% आयोनाइज हो गया है तो आयोटा की वैल्यू 3 आ जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था भाई, इसमें ये वाली चीज आपको बेवकूफ बनाने के लिए दी थी। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है PYQ स्टाइल क्वेश्चन है भाई, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की। ऑफ द फॉलोइंग 0.10 मोल, क्वेश्चन क्या है भाई, 0.10 मोल एक्वस सोल्यूशन है भाई, इसकी मोलरिटी कितनी है भाई, इसकी मोलरिटी है 0.10, ओके सर। विच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, किसकी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की वैल्यू ज्यादा होगी। तो हमने कहा अगर हमने डाल रखा है किसको, किसको डाल रखा है, ये सब इलेक्ट्रोलाइट दिख रहे हैं, तो डेल्टा TF क्या होता है, I × KFM होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है भाई। तो जिसकी I की वैल्यू ज्यादा होगी आयोटा की वैल्यू ज्यादा होगी भाई, आयोटा तो मल्टीप्लाई होता है, आयोटा KF × M, मैंने कहा था ना, तो जिसकी आयोटा की वैल्यू ज्यादा है भाई उसकी डेल्टा TF की वैल्यू भी ज्यादा आएगी, क्योंकि ओवरऑल तो इसमें मल्टीप्लाई है ना। तो आपको ना ऐसे क्वेश्चन में देखना है कि किसकी आयोटा की वैल्यू ज्यादा है, जिसकी आयोटा की वैल्यू ज्यादा है उसकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि डेल्टा TF क्या होता है, डेल्टा TF होता है I × KFM, है ना। तो I की वैल्यू किस में आता है, ग्लूकोज तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है यार, इसकी क्या I की वैल्यू होगी, NaCl में 2, NaCl में I की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, हमने पढ़ा है ना Na+Cl-, तो इसमें I की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। BaCl2 में क्या होगा भाई, एक Ba है और कितना है 2 Cl है, तो इसमें I की वैल्यू 3 होगी, ओके। L2SO4 में क्या होगा भाई, L2SO4 के होल थ्राइस में मुझे लगता है 3 होगी, क्यों, क्योंकि देखो 2 एल्यूमिनियम हो जाएगा और 3SO4 हो जाएगा, तो इसमें आयोटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो अगर इसमें आयोटा की वैल्यू 5 आ गई भाई, तो इसी जिसकी आयोटा की वैल्यू ज़्यादा उसकी डेल्टा TF ज़्यादा, तो इसकी डेल्टा TF ज़्यादा होगी। वाह बहुत अच्छी बात है। अब बेटा अभी तक तो आपने देखा है कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइट टूटता है, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स करता है, तो आपने देखा है उसमें आयोटा की वैल्यू क्या होती है। पर देखो भाई कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ सॉल्यूट्स होते हैं ना जो आपस में जुड़ जाते हैं, एसोसिएट कर जाते हैं, तो उसमें आयोटा की वैल्यू क्या होगी ये भी हमें देखना है। देखो टूटते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जब इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाते हैं तो टूटते हैं, उसमें तो आपने आयोटा की वैल्यू देख लिया। तो जब भी कोई ऐसे कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं भाई, ऐसे कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो क्या कर जाते हैं बेटा, जो एसोसिएट कर जाते हैं, टूटते नहीं हैं, जुड़ जाते हैं, है ना। जैसे टूटना और जुड़ना नेचर का एक पार्ट है, जब लोग टूटते हैं तो और पास में आते हैं, समझ रहे हो। तो टूटना और जुड़ना नेचर का एक नियम है। अगर आज तुम टूटे हो तो कल जुड़ोगे, अगर आज जुड़े हो तो कल टूटोगे।
ये सब नेचर का पार्ट है, ये जीवन का एक हिस्सा है, इसको एंजॉय करो। हाँ, पक्की बात बता रहा हूँ मैं, कोई झूठी मोटी बातें नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सब नेचर का पार्ट है। अगर आज खुशी है तो कल गम होगा, गम है तो खुशी होगी। ये सब लाइफ का एक हिस्सा है, उतार चढ़ाव, है ना, सही गलत। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति आपके लिए गलत है, तो क्या वो सबके लिए गलत है? उसका भी तो कोई ना कोई अच्छा होगा ना। तो ये सब रिलेटिव चीज़ें हैं, ये सब रिलेटिव चीज़ें हैं। अब मैं तुम्हें एक फैक्ट की बात बताऊँ, तुम कहोगे सर क्या बता रहे हो, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। चलो, तो हम आयोटा की वैल्यू देखेंगे जब एसोसिएशन में, है ना, कि जब भाई दो मॉलिक्यूल्स मिल करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे मान लो 2A है, मतलब दो मॉलिक्यूल हैं A के, एक A प्लस A, और ये मिल करके A2 बना दें, है ना, ऐसे। या इस सॉरी, या मैं ऐसे बोल दूं कि हमारे पास 2A थे और ये मिल करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना दिए A2, है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने देखा दो मॉलिक्यूल, 2 मोल ऑफ A मिल करके एक सिंगल मोल बना रहे हैं A2 के। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये दोनों एक कंबाइन करके और एक मोल बना दिए A2 के। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो एसोसिएशन हो गया ना। तो अब इस केस में आयोटा क्या हो जाएगा, पहले आयोटा होता 2, है ना, अब कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो भाई सिंपली इस केस में आपको याद रखना है कि जब भी एसोसिएशन हो गया ना, तो पहले जो आयोटा आएगा उसका हाफ हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, पहले जो आयोटा आएगा उसका हाफ हो जाएगा। भाई पहले 2A मिलकर 2A थे, तो 2A थे तो यहाँ पे आयोटा की वैल्यू 2 थी, लेकिन अब ये 2A मिल करके एक मॉलिक्यूल बना दिए A2 1, है ना। तो अब इसमें आयोटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप याद रखना आयोटा हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक, एसोसिएशन में क्या हो जाता है 1/2। तो देखो आयोटा की वैल्यू लेस देन आई ना। तो देखो जब भी कोई सॉल्यूट मॉलिक्यूल, समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ यार, समझाता हूँ। जब भी कोई सॉल्यूट मॉलिक्यूल बेटा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल एसोसिएट करते हैं, जुड़ते हैं, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो लार्जर यूनिट बना सके, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल है सोल्यूशन में ना, वो डिक्रीज कर जाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। इससे जो आयोटा की वैल्यू आती है वो लेस देन 1 आती है। देखो 1/2 आ गई, क्यों, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए। अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तो फील मिलेगी भाई, फील लेना है ना तो क्वेश्चन करवाने दो, क्वेश्चन करवाने दो, ठीक है भाई, तब ज्यादा फील मिलेगी। ओके सर, तो देखो भाई ये तो था आयोटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। भाई कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो हम आसानी से बता देंगे कि भाई देखो 2 मोल A मिले तो 1 मोल A2 मिल गया, तो आयोटा जो हो गया 1/2 हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हमें देख के चीजें विजुअल हो जाए। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो तो पूरी तरीके से एसोसिएट नहीं होगा ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जैसे आपने वहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा था, तो वैसे जब वीक इलेक्ट्रोलाइट आते हैं तो वो उनके आयोटा की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा भाई डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिनोट बाई अल्फा। इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, इससे अल्फा से डिनोट करते हैं। ये बताता है कि कितने मॉलिक्यूल कंबाइन किए हैं एक लार्जर यूनिट बनाने के लिए, है ना। जैसे मान लो CH3COH है ना, इसके मान लो 2 मॉलिक्यूल हैं तो ये कभी कभी ना कंबाइन करके ऐसे बना लेते हैं, CH3COH का होल ट्वाइस, है ना, कुछ केसेस में देखने को मिलता है। तो बेटा अब ये क्योंकि CH3COH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इनका जब एसोसिएशन होगा ना, तो ये एसोसिएशन कितना होगा ये हम कैसे जान पाएंगे। तो इसके लिए ना अल्फा हमको बताएगा कि भैया इनकी एसोसिएशन कितनी हुई। मान लो इनकी एसोसिएशन हुई 2% एसोसिएशन हुई, या मैं ऐसे बोल देता हूँ इनकी एसोसिएशन हुई 0.1%। कितनी हुई एसोसिएशन, 0.2%, 0.2 इनकी एसोसिएशन हुई। अल्फा की वैल्यू 0.2 है, तो भाई अगर अल्फा की वैल्यू 0.2 है तो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपन 1 माइनस 1। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, कितने मॉलिक्यूल पर, एक मॉलिक्यूल, मतलब 2 मॉलिक्यूल CH3COH के डाइमर बना रहे हैं, यानी एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 CH3COH, 2 मोल्स ऑफ CH3COH मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं CH3COH का। तो इसका मतलब क्या है, डाइमर बना रहे हैं ना, CH3COH दूसरे CH3COH से कंबाइन कर गया, तो 2 मॉलिक्यूल आप 2 मोल ऑफ CH3COH एक मॉलिक्यूल बना दी। इस मॉलिक्यूल में कितने CH3COH हैं, 2, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2, है ना। तो 1 माइनस 1/2। अब इसको आप जब सॉल्व कर लोगे तो आपको आयोटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो भाई देखो डिसोसिएशन के लिए आयोटा की वैल्यू कुछ और होती थी, है ना, उसमें हम लोग क्या पढ़ते थे, उसमें हम लोग पढ़ते थे आयोटा -1 और n-1। पर एसोसिएशन में अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आयोटा 1 माइनस 1/n। इससे आप ना आयोटा की वैल्यू निकाल सकते हो एसोसिएशन के केस में। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा की वैल्यू गिवन होगी, आयोटा आप आसानी से निकाल दोगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो सीधा भैया हाफ कर देना,
आयोटा की वैल्यू जो पहले आई उसका हाफ कर देना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा होगा, सिंपल सी चीज़ है। अब हम पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है भाई, इसको बड़ी एनर्जी के साथ, बहुत ही धूमधाम तरीके से के साथ, ओए कैमरा, अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो मान लो मैं आपके घर से एक बर्तन लेकर के आऊँ, ओके सर, आप एक बर्तन लेकर के आए और बेटा यहाँ पे ना एक मेम्ब्रेन लगा दूँ, इसको बोलता हूँ मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलूँगा इसको बोलूँगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके सर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो भाई ये मान लो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब अगर मैं तुमसे एक बात बोलूँ, देखो अगर मान लो अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक हमारा यहाँ पे ज़्यादा पानी है ना, यहाँ पे मान लो ज़्यादा पानी है और इससे मैं एक दूसरे से कनेक्ट कर दूँ, इसके पास कम पानी है ना, एक दूसरे बर्तन से, और इनको मैं जोड़ दूँ, तो बेटा आप देखोगे क्या होगा, ज़्यादा पानी कम पानी की तरफ मूव करेगा ना, है ना। तो यानी जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। बिल्कुल सही बात है, ये बात आपको पता है ना कि ज़्यादा पानी कम पानी की तरफ मूव करेगा। एक गिलास है उसमें ज़्यादा पानी है और उसको एक पाइप से कनेक्ट कर दो एक दूसरे गिलास में जिसमें कम पानी है, तो ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ पानी मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट यानी पानी वगैरह, ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये आपको पता है ना कि हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, है ना, अरे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये इसको मैं सही से समझाता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो सॉल्वेंट होते हैं हमेशा अपने जिधर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा उधर से लोअर की तरफ चलेगा कि नहीं चलेगा, पक्की बात है। तो एक बात बताओ मुझको, मान लो भाई हमने एक बर्तन लिया, इसके बीच में हमने लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे मैंने लिया है एक सोल्यूशन, इस सोल्यूशन को मैं बोल देता हूँ C1, इसकी कंसंट्रेशन को बोल देता हूँ C1 और इसकी कंसंट्रेशन को मैं बोल देता हूँ C2। ये मान लो NaCl का सोल्यूशन है, नमक का सोल्यूशन है, और ये मान लो हमारी यूरिया का सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन बेटा, यूरिया का सोल्यूशन है, ठीक है। अब बेटा अगर मैं कह रहा हूँ इसकी कंसंट्रेशन C1 है और इसकी कंसंट्रेशन C2 है, मान लो मैं बोल दूँ कि C1 इज ग्रेटर देन C2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ 1 इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ 2। बेटा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। कोई सॉल्यूशन अगर कंसंट्रेटेड है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, तो कोई सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, और जो हमारा सॉल्वेंट है यानी पानी बोल देता हूँ, वो क्या है बेटा, वो क्या है, वो कम है। तो आप मेरी बात को समझो, अगर मैं कह रहा हूँ कि जो C1 है ये हमारा ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें हमारा सॉल्यूट ज़्यादा है और पानी कम है। जब सॉल्यूट ज़्यादा होते हैं और सॉल्वेंट कम होते हैं, है ना, सॉल्यूट ज़्यादा हो सॉल्वेंट कम हो, तो सोल्यूशन को बोलते हैं कंसंट्रेटेड। तो हमारे जो दोनों सोल्यूशन है, NaCl का सोल्यूशन, यूरिया का सोल्यूशन, इसमें जो हमारा NaCl का सोल्यूशन है ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड, मतलब इधर क्या है, इधर हमारा वाटर लेस है, यानी जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है, सॉल्वेंट मान लो लेस है, और सॉल्वेंट को मैं वाटर मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो मानो इधर हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि हमारा ज़्यादा कंसंट्रेटेड मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो सॉल्वेंट हमारा कम है। और ये कम कंसंट्रेटेड है, कम कंसंट्रेटेड होने का मतलब क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट कम है, तो सॉल्यूट कम है मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। जो कम कंसंट्रेटेड होता है उसमें सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे मोर सॉल्वेंट। तो बताओ बेटा ये पानी जो है, सॉल्वेंट को मैं पानी मान रहा हूँ, तो सॉल्वेंट किधर से किधर मूव करेगा, ये जो सॉल्वेंट होगा ये इस C2 से C1 की तरफ मूव करेगा ना भाई, इधर ज़्यादा पानी है इधर कम पानी है, तो जो सॉल्वेंट होगा वो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा। और बेटा जब ये ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे कुछ प्रेशर लगेगा ना, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये पानी पास करेगा, ठीक है भाई। इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये केवल सॉल्वेंट को अलाउ करता है, इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट, ये केवल सॉल्वेंट को अलाउ करता है, इस वजह से इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इससे सॉल्यूट नहीं जा सकते हैं। तो इधर की तरफ कम सॉल्यूट है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट जिधर ज़्यादा है उससे कम की तरफ जाएगा, ठीक है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास कर जाएगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल एनिमल ब्लैडर है ना, और आर्टिफिशियल की बात करूँ तो सेलुलोज एसीटेट, ये जो आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये होगा ना, तो कुल मिलाकर लोअर कंसंट्रेशन, इधर हमारा सॉल्यूट जो था उसकी लोअर कंसंट्रेशन थी,
इधर हायर कंसेंट्रेशन थी, तो जो सॉल्वेंट है हमारा वो लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव किया। ठीक है, सॉल्वेंट जो होता है हमेशा लोअर कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन से हायर कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ चलता है। भाई C2 जो है उसकी लोअर कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन है, मतलब इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, और C1 जो है वो लेसर मतलब ज़्यादा कंसेंट्रेटेड है, इसका मतलब सॉल्वेंट इसमें क्या है, कम है। ठीक है, तो सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, तो जो अब ये जब ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा, पानी इधर ज़्यादा है और ये इधर पानी कम है, तो जब पानी इधर से इधर आएगा ना, तो इस तरफ कुछ प्रेशर लगेगा, उसी प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से दिखाते हैं, इसकी वैल्यू होती है CRT। क्या वैल्यू होती है बेटा? CRT। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर। अच्छा, अब ये बातें भी हम पढ़ेंगे, तो बोलो इतनी बातें समझ में आई? मैंने क्या बोला? अच्छा ठीक है, अब समझते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं हायर रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन जाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा वाटर मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। किधर जाते हैं? हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ। क्योंकि बेटा अगर कोई लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है तो इधर वाटर क्या हो जाएगा? इधर वाटर हमारा ज़्यादा होगा क्योंकि सॉल्यूट कम होगा। और यहाँ पे अगर कोई लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है तो यहाँ पे हमारा वाटर क्या हो जाएगा? हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है तो यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और तुम्हें पता है ना, वाटर ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जाते हैं नेचुरली, अपने आप। अगर मान लो इधर दो सोल्यूशन तुमने बनाया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया, एक है C1 एक है C2, C1 इज मोर देन C2, बेटा इसका मतलब C1 ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, C2 कम कंसंट्रेटेड है, तो पानी जो होगा इधर से इधर जाएगा, लोअर कंसंट्रेटेड से हायर कंसंट्रेटेड की तरफ जाएगा, क्योंकि लोअर कंसंट्रेटेड में सॉल्वेंट ज़्यादा है और इसमें सॉल्वेंट हमारा क्या है? कम है। ठीक है, तो यही होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा ऑस्मोसिस। अब जब ये पानी हमारा लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जाएगा तो इस तरफ सोल्यूशन पे कुछ प्रेशर लगेगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। या मैं उसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये जो C2 यानी यूरिया का सोल्यूशन जो है, ये जो पानी आ रहा है, जब ये इस तरफ आएगा तो कुछ प्रेशर लगाएगा, उसी के बराबर अगर मैं प्रेशर इस तरफ से लगा दूँ तो उस प्रेशर को भी तो बोल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। भाई मान लो इधर से लग रहा है 5 ATM का प्रेशर, तो इस पानी के फ्लो को अगर हम रोकना चाहते हैं, भाई वाटर मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेटेड से हायर कंसंट्रेटेड की तरफ जाएगा तो ये कुछ प्रेशर लगाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल इधर ना जाए तो उतना ही प्रेशर हमें इधर से लगाना पड़ेगा ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो बेसिकली यही होता है कि ये जब पानी का मॉलिक्यूल इधर जाएगा तो कुछ प्रेशर लगाएगा, उसी को बोल देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन इसको एक अलग तरीके से भी डिफाइन कर देते हैं कि जब ये वाटर का मॉलिक्यूल आ रहा है तो कितना प्रेशर हम लगा दें ताकि वो वाटर का मॉलिक्यूल इधर ना आ पाए, उसी को बोल देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी इसको एक अलग वे में हम डिफाइन कर देते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू दी थ्रो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इसको दिखाते हैं बेटा पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे दिखाते हैं? पाई से। पाई जो होता है बताते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। सी जो होता है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को दिखाता है। आर जो होता है गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू ATM लीटर में होती है। कितनी होती है? ये होती है 0.0821 ATM लीटर। ठीक है, तो ATM पर लीटर, ये आपको याद रखना है, ये आर की वैल्यू होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई CRT। ऑस्मोटिक प्रेशर इन केस ऑफ आयोटा, जब आयोटा आ जाता है बेटा तो उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हो जाता है ICRT। क्या हो जाता है बेटा? ये हो जाता है ICRT। ठीक है, आई से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? ये हमारा आयोटा के केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है वो हो जाता है ICRT। अब एक चीज होती है जिसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? भाई मान लो ये RO वगैरह जो आपके घरों में लगा है ना, उसमें यही कंसेप्ट लगता है। इधर मान लो ज़्यादा गंदगी है, ज़्यादा गंदगी का मतलब ये होता है सॉल्यूट ज़्यादा है, मतलब ये वाला जो सोल्यूशन है हमारा, ये हमारा जो सोल्यूशन है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। ये क्या है बेटा? ये मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। और ये जो C2 है ये मान लो हमारा क्या है? ये हमारा लेस कंसंट्रेटेड है। तो C1 इज ग्रेटर देन C2। मान लो दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन इधर है, एक सोल्यूशन ये है, एक C2 का सोल्यूशन है, एक C1 सोल्यूशन है। अब मैंने बोल दिया कि C1 इज ग्रेटर देन C2, मतलब यहाँ पे हमने देखा
कंसंट्रेशन ऑफ 1 इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ 2 सोल्यूशन। तो बेटा अगर C1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो इधर मूव करेगा, नेचुरली तो इधर मूव करना चाहेगा, क्योंकि C2 जो है उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो उसकी कंसंट्रेशन कम है तो वाटर ज़्यादा होगा, तो इधर से इधर मूव करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो भाई जब ये इधर से इधर मूव करेगा, है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते होते, तो हमने ये कहा कि अब हम चाहते हैं कि इधर से इधर ना मूव करे, हम चाहते हैं कि इधर से इधर मूव करे। वैसे तो पानी लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, पर हम सोच रहे हैं नहीं, इसका उल्टा कराते हैं। हम हायर कंसंट्रेटेड, मतलब वैसे तो पानी C2 से C1 जाएगा, क्योंकि C1 ज़्यादा कंसंट्रेटेड है तो वाटर कम है और इसमें वाटर ज़्यादा है, तो पानी तो ऐसे मूव करेगा। पर हम क्या करें, है ना, इधर कुछ ये प्रेशर लगाएगा, उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर उससे ज़्यादा प्रेशर हम इस तरफ लगा देना, वैसे तो पानी इधर आएगा तो इधर कुछ प्रेशर लगाएगा, उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर उससे ज़्यादा प्रेशर हम इस तरफ लगा दें, जैसे मान लो इधर ये जब आ रहा है तो प्रेशर लगा रहा है 4 ATM का, और मैं इधर से लगा दूँ प्रेशर 10 ATM का, तो अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये इधर से इधर नहीं मूव करेगा, अब ये इधर से इधर मूव करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारे RO वगैरह में होता है। RO वगैरह में क्या होता है? RO वगैरह में जो नॉर्मली जो प्योर वाटर रहता है वो मूव करता है गंदगी की तरफ, पर जो गंदगी वाला पानी होता है ना, उधर से ज़्यादा हम प्रेशर लगा देते हैं, तो जो गंदा वाला पानी है उसमें जितना भी फिल्टर करके जो प्योर वाटर है वो हमें मिल जाता है टैप से, क्योंकि उधर से जो पानी है वो इधर की तरफ आ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम रिवर्स प्रेशर लगा रहे हैं, उसको उल्टे डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहे हैं। तो बेटा अब ये जो ऑस्मोसिस हो रही है रिवर्स डायरेक्शन में हो रही है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब RO इज अ वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस दैट वर्क्स बाय फोर्सिंग वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूजिंग प्रेशर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेचुरल ऑस्मोसिस। इधर ऑस्मोसिस हो रही थी, उसके उल्टे डायरेक्शन में अगर हम ऑस्मोसिस कराएं प्रेशर लगा के, तो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है भाई, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस हमने पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को कर लो। द फॉलोइंग सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, इतना 10 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इनटू 50 ml, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ICRT। ठीक है, अब I और C की वैल्यू देखो, I की वैल्यू और C की वैल्यू हर केस में निकाल लो और इसको कर लो। तो ये मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ भाई, कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है यार। I की वैल्यू निकाल लो, C की वैल्यू निकाल लो, कंसंट्रेशन, सबकी कंसंट्रेशन गिवन है ना, मोल निकाल लो सबके और देख लो, है ना, तो बहुत आसान है। तो कुल मिलाकर ये था आज की हमारी क्लास भाई। थोड़ी जल्दी मैंने ख़त्म करने की कोशिश की, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी जस्ट बाद एक मीटिंग है भाई, तो आई ट्राइड माई बेस्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए क्लास में और अच्छे तरीके से पढ़ाई किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें आप लोग और आगे बढ़ते रहें भाई। और एक चीज़ मैं तुम सबसे बोलूँगा, कि देखो एक हॉनेस्टली मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। तुम लोग इतने बड़े हो गए हो कि मैं तुमसे ऐसी बातें कर सकता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आप समझो ये लाइफ कितनी ज़रूरी है। हमको ना, हो सकता है जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ा आप कब समझ पाओ, पर उम्र के साथ साथ ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बेटा हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, हर चीज़ का अपना एक समय होता है। आप दुनिया में अकेले आए हो और आप अकेले ही जाओगे। ये सारी बातें हमको कोई नहीं बताता है, पर ये दुनिया का सत्य है। हम अकेले आए थे और हम अकेले ही जाएंगे। भगवान ने एक संसारिक मोह माया में हमको बांध दिया, हमको परिवार मिला। और परिवार क्यों दिया भगवान ने? क्योंकि अगर परिवार भगवान ना बनाते, हमें माता पिता ना देते, हमें भाई बहन ना देते, तो शायद हम आपस में रह ना पाते, हम लड़ाई करते, इंसान से लड़ने लगते। एक घर में क्या 8 लोग रह सकते थे? नहीं रह पाते। तो उन्होंने एक नाता रिश्ता दे दिया कि भाई एक नाता रिश्ता है सबके साथ। ये हमारे मदर हैं, ये हमारे फादर हैं, ये हमारी वाइफ है, ये हमारे बच्चे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे वो बंधन है। पर हम आए कैसे थे? अकेले हैं, और यहाँ से जाएंगे ना तो अकेले जाएंगे। ये सब बातें हमें कोई नहीं बताता है। और हर चीज़ का अपना एक समय होता है, हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है। जैसे अभी आप कुछ समय पहले 8th में थे, 9th में थे, 10th में थे, 11th में थे, 12th में थे, यानी टोटल क्लास 12 तक आप स्कूल में थे। 3 साल आप कॉलेज में, 4 साल 5 साल कॉलेज में रहोगे। उसके बाद क्या होगा भाई? उसके बाद नौकरी करोगे, कुछ दिन तक नौकरी करोगे, नौकरी करने के बाद रिटायर हो जाओगे। तो ये भैया ना, ये एक प्रोसेस से चलता रहता है कि 12th तक हर बच्चा स्कूल में पढ़ता है, 3 साल हर बच्चा ग्रेजुएशन करता है,
ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी करता है, नौकरी करने के बाद शादी होती है, रिटायरमेंट होता है। ये एक लाइफ का पैटर्न है, ऐसा नहीं तुम्हारे साथ हो रहा है। आज के 60 साल पहले जो लोग आए थे उनका भी यही पेशा था, बस तब की बातें थोड़ी अलग थी। आज हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं, आप हमें सुन रहे हो। आज के 50-60 साल बाद यहाँ पे कोई दूसरा होगा, कोई दूसरी बातें बता रहा होगा, हम नहीं होंगे यहाँ पे, कोई दूसरा पर्सन होगा, कोई दूसरा पर्सन बातों को शेयर कर रहा होगा। तो हर चीज़ की एक अवधि होती है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। अब उस टाइम में हम लोग हैं, ये टाइम बीत जाएगा ना तो फिर वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। तो आप ये समझो कि अकेले आए हो अकेले जाओगे, लाइफ का सच यही है, अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। जब हम जाएंगे तो हमारे साथ कोई नहीं होगा। और सबसे बड़ी फैक्ट की बात तो ये है कि आपके अपने भी कुछ दिन बाद खुश हो जाएंगे, है ना। तो लाइफ में आपको खुश रहना है, सब जीवन का एक पार्ट है। हर समय बीतेगा, नया समय आएगा, नया दौर आएगा, सुख दुख सब जीवन का एक हिस्सा है। आप अपने आप को खुश रखो, क्योंकि इस दुनिया में आपको कोई खुश नहीं कर सकता है, आप ही हो जो अपने आप को खुश कर सकते हो। आपको परेशान करने के लिए लाखों चीज़ें मिलेंगी, आपको उदास करने के लिए लाखों चीज़ें मिलेंगी, पर जब आप खुद से बात करोगे ना तो आप खुश रहोगे, एक अच्छा इंसान बन के आओगे सामने। और खुश रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ से कुछ बांध के नहीं ले जाएंगे। एक खुशी एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है और हमारी लाइफ को स्ट्रांग बनाती है। तो आप हमेशा खुश रहो, जीवन में खुश रहना है, हर चीज़ का समय होता है, और इन्जॉय करिए इस जर्नी को। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।